हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित। आज का हमारा टॉपिक है लेमार्क थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। यह थ्योरी फ्रेंच बायोलॉजिस्ट चिवेलियर डी लेमार्क द्वारा दी गई थी। उनका अर्लियर नेम था जीन बैप्टिस्ट पियरे एंटोनी डी मोनेट। उन्होंने इस थ्योरी को अपनी फेमस बुक फिलोसॉफी ज़ूलॉजिक में एक्सप्लेन किया था 1809 में। लेमार्क जो थे वह इनवर्टिब्रेट कलेक्शन के इंचार्ज थे नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम पेरिस के अंदर। अपनी सिस्टमेटिक स्टडी के द्वारा ये कन्विंस हो गए थे कि स्पीशीज़ जो रहती हैं वह फिक्स नहीं रहती हैं, बल्कि अपनी उनकी प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ के अंदर कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशंस होते हैं जिनके कारण वो एग्जिस्ट होती हैं। उस टाइम ये आइडिया एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण था, क्योंकि उस टाइम यह माना जाता था कि स्पीशीज़ जो हैं स्पेशल क्रिएशन के द्वारा ही एग्जिस्ट हो सकती हैं। इसलिए उनकी इस थ्योरी को ज़्यादा सराहना नहीं मिली। वह इस थ्योरी के कारण कभी हंसी के पात्र भी बने, क्योंकि कुवियर ने कहा था कि कोई भी ऑर्गन आप गेन या लूज़ नहीं कर सकते केवल चाहने मात्र से। फैक्टर्स ऑफ द लेमार्क थ्योरी। लेमार्क की जो थ्योरी है वह 3 फैक्टर्स पर बेस्ड है: न्यू नीड्स, एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। न्यू नीड्स, सबसे पहले एनवायरनमेंट या वातावरण किसे कहते हैं। एनवायरनमेंट जो है वह एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस और थिंग जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस या वेरिएशन आने के कारण ऑर्गेनिज्म के अंदर एक न्यू नीड क्रिएट होती है, ताकि वह उससे अपने आप को अडेप्ट कर सके, अदरवाइज़ वह सरवाइव नहीं कर पाएगा। ऑर्गेनिज्म को कुछ स्पेशल एफर्ट्स देने पड़ते हैं ताकि वह उस नए एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सके और उस नई नीड्स को फुलफ़िल कर सके। इन एफर्ट्स को कारण क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर हैबिट्स में चेंज होता है, उनकी बिहेवियर में चेंज हो जाता है। यह जो न्यू हैबिट्स हैं इन्वॉल्व्स फ्रेश और एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ सर्टन ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी एंड डिसीज ऑफ द अदर्स। इन एफर्ट्स के कारण क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को अपनी हैबिट्स में और व्यवहार में चेंज करना पड़ता है। ये न्यू हैबिट्स जो हैं या तो कुछ ऑर्गन्स का या कुछ अंगों का अत्यधिक यूज़ करना, या उनका बिल्कुल ही यूज़ ना करना। सेकंड है एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टर्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं वह कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उन कैरेक्टर को इसलिए अपनाता है ताकि उन नई नीड्स के साथ वह जो है सरवाइव कर सके। 3 तरीके हैं: इन्नेट टेंडेंसी, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। पहला है इन्नेट टेंडेंसी। इवोल्यूशन, that is change in species, occur by innate tendency towards greater and greater complexity which is equated with the perfection. evolution मतलब कोई भी species के अंदर अंदर से कोई change आता है जिससे वह उसके अंदर कोई भी कठिन परिस्थितियाँ से आ जाए, वह उसके साथ अपना इक्वेशन बिठा सके ताकि वह एकदम परफेक्ट हो जाए, यानी कि उसके अंदर कोई भी बदलाव को सहने की क्षमता होती है। As organisms attain perfection, they become better and better adapted to their environment. जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म जो रहता है परफेक्ट हो जाता है और कोई भी भारी एनवायरमेंटल कंडीशंस को जब वह अडेप्ट कर जाता है तो वह परफेक्शन डेवलप कर सकता है। इसलिए लेमार्क का ये मानना था कि कोई भी इवोल्यूशन जो है वह ऑर्गेनिज्म की ज़रूरतों पर निर्भर करता है। सेकंड, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। यूज़, कोई भी ऑर्गन का यूज़ या डिसयूज़ जो है उनके फॉर्म, स्ट्रक्चर या फंक्शंस को अफेक्ट करता है। कंटिन्यूस और एक्सटेंसिव यूज़, किन्हीं भी ऑर्गन्स का लगातार और ज़्यादा यूज़ करने से वह ऑर्गन जो रहता है एनवायरमेंटल कंडीशंस को कोप अप कर सकता है, एक्टिव हो जाता है और वह लार्जर हो जाता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है और वो ऑर्गन ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। कंटिन्यूस अंडर यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन ग्रेजुअली मेक देम वीक एंड स्मॉलर, सो दे टेंड टू फाइनली डिसअपियर।
अगर किसी ऑर्गन को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं या उसका कम यूज़ कर रहे हैं तो वह ऑर्गन वीक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और धीरे धीरे वह डिसअपियर हो जाएगा। Thus, by differential use and disuse of various body parts during its lifetime, an organism would change to some extent and acquire some trait. इसलिए यूज़ और डिसयूज़ करने से अलग अलग ऑर्गन्स को या बॉडी पार्ट को अपने लाइफ टाइम में ऑर्गेनिज्म जो है वह कुछ हद तक नए कैरेक्टर्स को पा सकता है। थर्ड है इफ़ेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कोई भी चेंज जैसे टेम्परेचर में, लाइट में, फूड प्रेशर, ह्यूमिडिटी, एनिमी एक्सेट्रा में भी जो है लिविंग थिंग्स को वह ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और उनकी बॉडी में चेंजेस लेके आते हैं। जो चेंजेस यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स के कारण होते हैं और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण जो भी चेंजेस एक ह्यूमन और बीइंग में आते हैं उन्हें हम कहते हैं acquired characters. The changes brought about by use and disuse of organs and by the influence of environmental factors both are known as acquired characters. Inheritance of acquired character. जो कैरेक्टर्स इंडिविजुअल द्वारा अक्वायर किए जाते हैं बाय यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स और बाय थ्रू एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया गए थे आर ट्रांसमिटेड बाय हेरिडिटी टू द नेक्स्ट जनरेशन। यह माना जाता है कि जो कैरेक्टर्स जो यूज़ या डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स के कारण आते हैं या कुछ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के कारण आते हैं वह नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट होते हैं ड्यू टू हेरिडिटी। इन एवरी जनरेशन फ्रेश कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड। हर जनरेशन द्वारा नए फैक्टर्स भी एक्वायर किए जाते हैं। विद द रिजल्ट आफ्टर अ नंबर ऑफ जनरेशन द वेरिएशन अक्यूमुलेट टू द एक्सटेंट दैट स्पीशीज आर मॉडिफाइड इनटू अ न्यू वन। लेमार्क का मानना था कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन हर जनरेशन में एक नया या फ्रेश कैरेक्टर वो अपना लेते हैं और इतना वेरिएशन हो जाता है कि उस कारण से एक नई स्पीशीज़ का जन्म हो जाता है। इसलिए लेमार्क का ये मानना था कि इवोल्यूशन जो है स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है और यह चेंजेस के दौरान होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसलिए जो अभी एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ हैं वो जो हैं उनके अंदर जो भी कैरेक्टर्स उन्होंने प्राप्त करे हैं वह जनरेशन आफ्टर जनरेशन के में जो चेंजेस आते हैं उनका सम टोटल एक नई स्पीशीज़ में दिखाई देता है। इसलिए जो भी नई स्पीशीज़ बन रही है उसके अंदर हर चेंजेस आते गए हैं और वह जो नया चेंज है वह जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज होता रहा है। लेमार्क थ्योरी को कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया गया है। सबसे पहला जो है वह है जिराफ। जिराफ एक मैमल है जिसके अंदर काफ़ी लंबी गर्दन और उनके फोर लिम्स काफ़ी लंबे हैं। वो जो है ये माना जाता है कि वो डियर लाइक एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं जिनके पास छोटी गर्दन थी और छोटे फोर लिम्स थे। ये जो एंसेस्टर है वह बैरन प्लेस में रहता था वेयर लीव्स ऑफ द ट्रीज़ वर द ओनली फूड टू अवेलेबल। वहाँ पे केवल उनकी जिराफ के एंसेस्टर्स को केवल ट्रीज़ की लीव्स ही मिलती थी। इसलिए उन्होंने एक एफ़र्ट किया कि लीव्स तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन को और फोर लिम्स को स्ट्रेच किया। इसके कारण जो है उनके जो नेक और फोर लिम्ब वो लंबे होते चले गए। यह जो कैरेक्टर है वह जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसमिट होता गया और यह जो दोनों ही ऑर्गन्स हैं नेक और फोर लिम्स जो हैं वो इलोंगेट होते गए। काफ़ी जनरेशन तक ये इलोंगेट होने के बाद उन्होंने आज प्रेजेंट डे जिराफ बन गया डियर से जिनके पास एक लॉन्ग नेक है और लॉन्ग फोर लिम्स हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं पहले डियर के रूप में था मैमल, फिर ट्रीज़ की लीव्स को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी नेक और फोर लिम्ब को एक्सटेंड करना शुरू करा। इस एक्सटेंशन के साथ साथ डियर
के बाद जो इवोल्यूशन हुआ वह माना जाता है जिराफ का, जिनकी गर्दन और फोरलिम्ब काफ़ी लंबे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वह हैं कि ब्लैकस्मिथ जो है उनके मसल्स जो रहते हैं, उन बाइसेप्स वो लार्जर हो जाते हैं क्योंकि वे कंटिन्यूसली वेल्डिंग करते हैं एक हैवी हैमर या हथौड़ी के साथ। रैबिट के पिन्ना के अंदर वेल डेवलप्ड मसल होते हैं क्योंकि यह कंटिन्यूसली मूव करते हैं फॉर रिसीविंग साउंड वेव्स फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन। एक्वेटिक बर्ड्स जैसे कि डक, स्वैन जो है, ये माना जाता है कि वो टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर से मिलते हैं। एक्वेटिक बर्ड्स को जो है खाने के लिए पानी के अंदर जाना पड़ता है, प्रोटेक्शन के लिए जाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने अपनी टोज़ को स्प्रेड किया है, स्किन को स्ट्रेच किया है ताकि वह पानी के ऊपर रेस्ट कर सके, और इसी के कारण उन्होंने अपनी टोज़ के बीच में वेब्स डेवलप कर लिए हैं। स्नेक्स, ancestors of the snake were lizard-like reptiles with 2 pairs of fully developed limbs. स्नेक्स के जो एंसेस्टर्स हैं वह लिजार्ड जैसे रेप्टाइल्स थे जिनके पास 2 पैर थे फुल्ली डेवलप्ड लिंग्स के। दीज एंसेस्टर्स आउट ऑफ फियर ऑफ द मैमल्स, इन एंसेस्टर्स को मैमल से काफ़ी डर लगता था, विच वर लार्जर एंड मोर पावरफुल एंड स्टार्टेड लिविंग इन नैरो क्रेवाइसेस और होल्स एंड इन थिक वेजिटेशन। मैमल्स के डर के कारण यह जो थे यह होल्स में रहना इन्होंने शुरू कर दिया। इसी कारण उन्होंने अपनी बॉडी को काफ़ी स्ट्रेच किया ताकि वह उस होल में अपने आप को अकोमोडेट कर सकें। कंटिन्यू स्ट्रेचिंग के कारण उनकी बॉडी लॉन्गर और सिलेंड्रिकल हो गई, और पर लिम्स का परमानेंट डिसयूज़ होने के कारण वह डिसअपियर हो गए। केव के एनिमल्स ने थे जो हैं उन्होंने अपनी आइज़ को लॉस्ट कर दिया क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूसली डार्क एनवायरनमेंट रहता है। डियर जो है माना जाता है कि हैव डेवलप्ड इट्स प्रेजेंट स्पीड, जो हिरन जो बहुत तेज़ी से दौड़ता है, यह माना जाता है कि वह कंटिन्यूसली एफर्ट करता है रनिंग का, इसके कारण जो है वह अपने आप को एनिमीज से प्रोटेक्ट कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ ऑर्गन्स के कारण जो है नए ऑर्गन्स डेवलप हो गए और जो है ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने में केपेबल रहा। लेमार्क की थ्योरी काफ़ी सक्सेसफुल मानी जाती है और इसने काफ़ी अच्छा एवोल्यूशन का आइडिया को स्प्रेड किया, लेकिन अल्टीमेटली यह फॉल्ट प्रूव हुई, यह फुल्ली एक्सेप्टेड नहीं थी। इसके जो फर्स्ट 2 फैक्टर्स हैं, न्यू नीड्स और एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टर्स, को करेक्ट माना गया। न्यू नीड्स आर क्रिएटेड बाय अ चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड न्यू कैरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड बाय द यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पहले 2 जो थे न्यू नीड्स एंड एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टर्स, उनको तो सही माना गया। उसका जो थर्ड फैक्टर्स था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड फैक्टर्स जो है वह डिस्प्यूटेबल था क्योंकि इसके फेवर में और अगेंस्ट में जो थे काफ़ी एविडेंसेस थे। पहला एविडेंस अगेंस्ट द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कि ऑर्गेनिज्म कोई भी कैरेक्टर जो है वह जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है हेरिडिटी के कारण गेन करता है, और यह जो गेन करने का कारण है वह यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इस थर्ड फैक्टर को जो था वह प्रूव नहीं कर पाए। उसके अगेंस्ट में पहला एविडेंस जो था वह जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वेसमैन द्वारा दिया गया था। उन्होंने अपनी थ्योरी पुट फॉरवर्ड करी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म इन 1892। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ईच एनिमल कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल। हर ऑर्गेनिज्म या एनिमल के अंदर 2 प्रकार की सेल होती है। पहली जर्म सेल्स, जिसके अंदर हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो न्यूक्लियाई में प्रेजेंट रहते हैं, और सोमेटिक सेल्स
जिसके न्यूक्लियाई के अंदर केवल पर्टिकुलर ऑर्गन के ही कैरेक्टर्स रहते हैं, और जर्म सेल्स के अंदर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स उनके न्यूक्लियाई में प्रेजेंट रहते हैं। एनवायरनमेंट, यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स जो रहते हैं वो केवल सोमेटिक सेल्स को ही अफेक्ट करते हैं, उनका जर्म सेल्स पे कोई भी अफेक्ट नहीं है। इसका मतलब कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो रहते हैं वह केवल सोमेटिक सेल्स में रहते हैं, और सोमेटिक सेल्स में कोई भी वेरिएशन हो उनका जर्म सेल्स पे कोई अफेक्ट नहीं रहता। सोमेटिक सेल्स जो रहती हैं मॉर्टल रहती हैं, और जैसे ही एनिमल की डेथ होती है उनके साथ वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो रहते हैं वह गायब हो जाते हैं जब इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। जर्म सेल्स इमॉर्टल रहती है और जनरेशन टू जनरेशन पास होती है और इंटैक्ट रहती है। इसलिए acquired characters are not inherited because they are produced by the environment and not by the genes। इसलिए acquired characters जो रहते हैं वह inherit नहीं होते, वह environment के द्वारा produce होते हैं, ना कि genes के द्वारा। वेस्टमैन की जो थ्योरी थी वह उसके काफ़ी सारे उदाहरण दिए गए हैं। वेस्टमैन ने रैट की जो टेल है उसको कट ऑफ किया 80 जनरेशन से, लेकिन टेललेस रैट्स कभी भी बॉर्न नहीं हुए। बोरिंग ऑफ एक्सटर्नल पिन्ना हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड बाय द वुमेन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, बट दिस कैरेक्टर हैज़ नेवर बीन इनहेरिटेड। यूरोपियन वुमेन जो थी उन्होंने टाइट गारमेंट पहने ताकि उनकी जो वेस्ट है वह स्लेंडर रहे, और चाइनीज़ वुमेन ने टाइट शूज़ पहने ताकि उनकी फीट स्मॉल रहे। लेकिन उनकी जो बच्चे हुए ना तो उनकी नॉर्मल वेस्ट थी ना ही फीट था बर्थ के टाइम। एथलीट जो रहते हैं उन्होंने पावरफुल मसल्स डेवलप किए कंटिन्यूस यूज़ के द्वारा, लेकिन यह मस्कुलेचर जो है वह ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट नहीं हुए। पैवलोव एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे और एक नोबेल प्राइज़ विनर थे। उन्होंने माइस को ट्रीट किया कि जैसे बेल बजे आप खाने के लिए आने के लिए बेल बजाइए दैट, और ये पाया कि ट्रेनिंग वाज नेसेसरी इन ईच जनरेशन। यह जो ट्रेनिंग थी कि बेल बजने पर खाना खाने आए, यह हर जनरेशन में यह ट्रेनिंग ज़रूरी है, और यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन नहीं होती। नोबल लॉरिएट के जो बच्चे होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वह भी अपने पेरेंट की तरह इंटेलिजेंट हो। वर्टिब्रेट्स के जो हार्ट बीट होते हैं वह थ्रू आउट लाइफ स्टाइल नॉन स्टॉप होती है, लेकिन उसकी जो साइज़ रहती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। यह सारे एग्जाम्पल्स प्रूव करते हैं कि कैरेक्टर्स जो एक्वायर होते हैं इंडिविजुअल के ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ टाइम आर नॉट इनहेरिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन। जो पेरेंट्स के अंदर कैरेक्टर है वह नेक्स्ट जनरेशन के द्वारा इनहेरिट नहीं होते। एविडेंसेस फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं जो ये प्रूव करते हैं कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस हुआ है। कुछ एग्जाम्पल्स जो थे वह वेस्टमैन थ्योरी के अगेंस्ट थे, और वह हैं फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम सोमेटिक सेल्स। कुछ केसेस में सोमेटिक सेल्स जो थी वह जर्म सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, और यह जो फॉर्मेशन है वह वेस्टमैन थ्योरी के अगेंस्ट माना जाता है। जैसे कि कुछ प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, यानी कि कोई भी प्लांट पार्ट से एक नया प्लांट बनता है, या एनिमल्स के अंदर रीजनरेशन जैसे कि हाइड्रा में होता है। कोई भी स्टेम की कटिंग हो या लीफ स्प्राउट हो वो एक नए प्लांट में डेवलप करता है, और वह फ्लावर भी बियर करता है जिसके अंदर जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अ पार्ट विदाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कट ऑफ फ्रॉम द बॉडी ऑफ अर्थवर्म grows into a complete individual which develops the reproductive organ और germ cells। अर्थवर्म का कोई ऐसा बॉडी पार्ट जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना हो, उस पार्ट को कट कर दिया जाए, उससे एक नया अर्थवर्म डेवलप होता है, और उसके अंदर भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जर्म सेल्स प्रेजेंट होती है।
ड्रेश्क ने माना था कि एक एम्ब्रियो का सेगमेंट जो रहता है मेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोमेटिक सेल्स कैन बी मेड टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट एम्ब्रियो, एक कंप्लीट एम्ब्रियो को बनाता है। इसलिए इन एग्जाम्पल से माना जाता है कि सोमेटिक सेल्स के अंदर भी सारे कैरेक्टर्स के डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और वे ही सोमेटिक सेल्स जो रहती हैं वह जर्म सेल्स को डेवलप करती हैं। इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन जर्म सेल्स थ्रू सोमेटिक सेल्स। हैस्लॉप हैरिसन ने देखा कि मेलेनिक वैरायटी ऑफ मॉथ in localities where food plants are infected with manganese salts from the infected smoke. हैस्लॉप हैरिसन ने कुछ मेलेनिक वैरायटी ऑफ मॉथ को देखा उन लोकेलिटीज़ में जहाँ पे फूड प्लांट्स जो थे वह मैंगनीज सॉल्ट के द्वारा इन्फेक्टेड थे। उन्होंने इस मॉथ की पेल वैरायटी को उस फूड कोटेड मैंगनीज सॉल्ट के साथ फीड किया काफ़ी जनरेशन तक और उन्होंने यह पाया कि मेलेनिक मॉथ डेवलप हो गई। ये मेलेनिक मॉथ की जब रिप्रोडक्शन हुआ तब इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन भी था वह मेलेनिक प्रोजेनी को प्राप्त किया। कहने का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट के कारण भी जो है वह जर्म सेल्स अफेक्ट हो रही हैं सोमेटिक सेल्स के कारण। इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट डायरेक्टली ऑन जर्म सेल्स। कभी कभी जर्म सेल्स पर एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट डायरेक्टली भी देखा जा सकता है। टावर ने क्या किया कि कुछ पोटैटो बीटल्स को एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को एक्सपोज किया जब उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो रहे थे। दिस डिड नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन द बीटल देमसेल्स। इन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के चेंजेस के कारण बीटल्स में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर कलर वेरिएशन आया और यह वेरिएशन जो था वो जनरेशन टू जनरेशन देखा गया। इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन एंड केमिकल्स। एक्सरे और कुछ केमिकल जैसे कोल्चेसिन जो रहते हैं ये माना जाता है कि वो क्रोमोसोमल चेंजेस लाते हैं और उनके कारण इनहेरिटेबल वेरिएशन आते हैं। मॉर्गन एक्सपोज्ड फ्रूट फ्लाइज टू एक्स-रेज एंड गॉट फ्रॉम देम ऑफस्प्रिंग विथ रिमार्केबल चेंजेस विच वर पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के अंदर या फ्रूट फ्लाइज को एक्सरे पर एक्सपोज किया और उनके ऑफस्प्रिंग में कुछ चेंजेस देखने को मिले और यह जो चेंजेस थे वह जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑब्जर्व किए गए। यह थी हमारी लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। थैंक यू।